नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा में सीधे सोर्स मटेरियल से भारत के कुछ बहुत ही ज़रूरी भौगोलिक और कृषि से जुड़े तथ्यों को समझते हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की कुछ खास झीलों की। फिर चलेंगे कृषि की दुनिया में, जहां हम तीनों फसली मौसमों और फसलों को समझेंगे। और आखिर में नजर डालेंगे प्रमुख कृषि बोर्ड्स पर। तो शुरुआत करते हैं दो ऐसी झीलों से जिनके नाम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। इनके स्थान और ये किन नदियों से जुड़ी हैं, इस पर खास ध्यान देना होगा। हाँ, तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में है और ये रिहंद नदी पर बनी है। दूसरी तरफ जो गोविंद सागर झील है वो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब एक एक करके भारत के अलग अलग राज्यों की प्रमुख झीलों को देखते हैं। एक तरह का स्टेट वाइज टूर करते हैं और इसकी शुरुआत हम उत्तर से करेंगे। तो सबसे पहले उत्तराखंड, जहां नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल जैसी खूबसूरत झीलें हैं। फिर आते हैं गुजरात पर। यहाँ नल सरोवर, नारायण सरोवर हैं। हरियाणा में सूरजकुंड और बड़खल का नाम आता है। पंजाब में कंजली, हरिके और रोपड़। और हाँ, राजस्थान तो झीलों का गढ़ है। पिछौला, सांभर, राजसमंद, जयसमंद, लिस्ट काफी लंबी है। अब थोड़ा और उत्तर की तरफ चलें तो जम्मू और कश्मीर में डल और वुलर जैसी मशहूर झीलें हैं। और लद्दाख में तो पेंगोंग त्सो और त्सोमो मोरिरी हैं, जिनके बारे में सबने सुना ही होगा। अब पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मेघालय में उमियम झील है, मणिपुर में लोकटक झील, मिजोरम में पाला झील और सिक्किम में गुरु डोंगमार और चोलामू जैसी ऊंचाई पर स्थित झीलें हैं। ठीक है, अब टूर को दक्षिण और पूर्व की तरफ ले चलते हैं। केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी बहुत प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बेलंदूर, तमिलनाडु में ऊटी और कोडाई कनाल झीलें हैं। असम में दीपोरबील, महाराष्ट्र में लोनार, पोवई, गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर हैं। और तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर जैसी झीलें हैं। और इस सफर के आखिरी पड़ाव में हम बाकी राज्यों को कवर करते हैं। ओडिशा में अनसुपा झील, बिहार में गोगाबील और कांवर झील, पश्चिम बंगाल में सुमेंदु झील, फिर मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि और सिरपुर झील, और आखिर में त्रिपुरा की रुद्रसागर झील। तो ये तो थीं भारत की कुछ प्रमुख झीलें। अब झीलों से आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान भारतीय कृषि पर लगाते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि भारत में फसलों को मौसम के हिसाब से कैसे बांटा जाता है। देखिए, भारत में मुख्य तौर पर 3 फसली मौसम होते हैं। पहला है रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा है जायद। इन तीनों का अपना अपना समय होता है। तो चलिए अब इन तीनों तरह की फसलों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं और कौन-कौन सी फसलें इनमें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसलों की। इन्हें सर्दियों की फसलें भी कहते हैं। इन्हें बोया जाता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास और कटाई होती है मार्च-अप्रैल में। और हाँ, इनको पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली बारिश से काफी फायदा मिलता है। अब रबी फसलों में आता क्या-क्या है? तो इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू और राई जैसी फसलें शामिल हैं। ये सब सर्दियों में उगती हैं। रबी के बाद आती हैं खरीफ की फसलें। ये हैं बारिश के मौसम की फसलें। इनको जून-जुलाई में बोया जाता है जब मॉनसून आता है और सितंबर-अक्टूबर तक इनकी कटाई हो जाती है। इन्हें दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से पूरा फायदा मिलता है। और खरीफ की लिस्ट तो और भी लंबी है। इसमें धान यानी चावल, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना, ये सब की सब खरीफ की फसलें हैं। अब तीसरी हैं जायद फसलें। ये बड़ी दिलचस्प है। ये रबी और खरीफ के बीच के छोटे से गैप में उगाई जाती हैं। मतलब मार्च में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती हैं। ये पूरी तरह से गर्मियों की फसलें हैं। ज़ैद में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें आती हैं जो गर्मियों में खूब मिलती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, करेला, कद्दू और भिंडी। और एक और मज़ेदार बात, कुछ खाद्यान्न और नकदी फसलें भी जायद मौसम में उगाई जा सकती हैं, जैसे कि मक्का, बाजरा, ज्वार, चावल, गेहूं। और नकदी फसलों में कपास, जूट, गन्ना और तंबाकू भी इस मौसम में उगाए जा सकते हैं। ये सब क्षेत्रीय कृषि पर निर्भर करता है।
बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो सेब और नाशपाती जैसे फल भी इसी मौसमी वर्गीकरण का हिस्सा हैं। चलिए अब आखिर में भारत के कुछ प्रमुख कृषि बोर्ड्स और उनके मुख्यालयों पर एक नजर डालते हैं। ये बोर्ड्स देश की सबसे जरूरी कृषि उपजों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न देखना बड़ा दिलचस्प है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलोर में है, जो कर्नाटक में है, जहाँ कॉफ़ी खूब होती है। रबर बोर्ड केरल के कोट्यायम में है। चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। और मसाला बोर्ड केरल के कोचीन में। यानी जहाँ जिस चीज़ की पैदावार ज़्यादा है उसका मुख्यालय भी वहीं या उसके पास ही है। तो हमने झीलों और फसलों को तो समझ लिया, जो एक अच्छा आधार तैयार करता है। पर यह हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि ये जो फसल चक्र हैं और पानी के स्रोत हैं, ये भारत के सांस्कृतिक त्योहारों और अलग-अलग क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर आखिर किस तरह से अपना असर डालते हैं।